ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। और आज योर मनी में हमारे साथ हेमंत रुस्तगी जी लगातार जुड़े हुए हैं जो दर्शकों के पोर्टफोलियो पर सलाह दे रहे हैं। और अब सर हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब अगले कॉलर जो हमारे साथ हैं वो है महेश कुमार ओडिशा से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू मैम। मेरा सवाल था जो मैं फंड पोर्टफोलियो तो मैं भेजा था, आप देखे होंगे। उसमें जो मेरा जो फंड जो मैं सिलेक्ट किया हूँ वो क्या सही है, और मेरा टारगेट को जो मैं रखा हूँ वो इस फंड से हो जाएगा, या मेरे को कुछ इसमें से चेंज करना है, किसी से हटना है, या कुछ नया फंड ऐड करना है? ऑल राइट, तो एक नज़र आपके पोर्टफोलियो पर डालें उससे पहले बता दें कि सर ये जो मंथली सिप कर रहे हैं ये 37,000 की कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की अभी की वैल्यू की बात करें तो 9 लाख के करीब पहुंच गई है। 10 साल का इनका लक्ष्य है और ये 1.5 CR का कॉर्पस जुटाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो पर अगर नज़र डालें कौन से फंड्स इनके पोर्टफोलियो में नज़र आ रहे हैं तो ये जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में 10,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 6,000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 6,000, निपॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में भी 5,000 की इनकी सिप चल रही है। इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 5,000 और HDFC मिड कैप ऑप्शन फंड में भी ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो सर जिस तरह से जानना चाह रहे हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ फंड्स है क्या वो सही है इनके फाइनेंशियल गोल को देखते हुए? जी दीपाली, देखिए इनका जो टारगेट है करीब 1.5 करोड़ का टारगेट है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 37,000। अगर हम उसको कंसीडर करें और साथ में इनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 9 लाख का उसको कंसीडर करें तो मुझे लगता है 12% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से करीब करीब 85 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितना उनका टारगेट है और जितना वो एक्यूमुलेट करेंगे उन दोनों में गैप है। उसको पूरा करने का मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर वो अपनी SIP को स्टेप अप कर सकें और उसके लिए करीब करीब उनको 15% से अपनी SIP अमाउंट को स्टेप अप करना पड़ेगा, जो ऑफ कोर्स काफी चैलेंजिंग हो सकता है। बट अगर वो कोशिश करें, इसको कर सकें तो मुझे लगता है कि वो अपने लक्ष्य को डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। ब्रॉडली मुझे लगता है इनके अगर हम पोर्टफोलियो में देखें तो 2 स्मॉल कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड है, मोमेंटम फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मुझे लगता है कि थोड़े से बदलाव की जरूरत है। कुछ फंड्स हैं जो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मिड। तो उसके साथ में जो SBI निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है उनके पास, मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत है उनको। एक एक्टिव फंड और एक पैसिव फंड की जरूरत नहीं है। उसकी बजाय मुझे लगता है कि अगर वो एक मल्टी कैप फंड को रखें, जैसे कोटक मल्टी कैप है जिसमें उनको तीनों मार्केट सेगमेंट का एक्सपोजर मिलेगा, वो उनके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, इनके पास एक मोमेंटम फंड है। मेरा ये मानना है जो निवेशक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए इस तरह के फंड शायद सूटेबल नहीं होते हैं। तो उसकी जगह में अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप रखें, जैसे इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो कुछ बदलाव करने की जरूरत है ताकि आपके जो पोर्टफोलियो में ओवरलैप कम हो और जो रिस्क है जिसकी जरूरत पोर्टफोलियो में नहीं है इस समय पे, उसको कम किया जा सके। तो कुछ बदलाव जैसे मैंने इनको बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी SIP को स्टेप अप करना होगा 15% से हर साल। तो जो सबसे ज़रूरी बात आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से यही है कि 15% आपको स्टेप अप करने की ज़रूरत है ताकि आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया है आप उसके करीब पहुंच सके। सर यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी, जिस तरह से हम लगातार अपने व्यूअर्स की क्वेरीज में देखते हैं जब वो फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते हैं, अक्सर उनके दिमाग में ये रहता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या 18% मिल जाएगा, क्या 16% मिल जाएगा, बाकायदा इस तरह के सवाल भी हमारे तक आते हैं। तो जिस तरह से हम लोग 12% एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेकर चलते हैं और साथ ही साथ रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ हम लोग इन्फ्लेशन रेट की बात करें, तो किस तरह से इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने की ज़रूरत है? मतलब रियलिस्टिक टारगेट रखना खासतौर पर रेट ऑफ रिटर्न को देखते हुए कितना ज़रूरी है? जी दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है ये रियलिस्टिक होना इसलिए ज़रूरी है। ये बात सही है कि अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न देखें और किसी भी निवेशक ने अगर मान लीजिए 15 साल या 20 साल इन्वेस्ट किया है तो उनके रिटर्न 12% से कहीं ज़्यादा रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि कोई कारण ऐसा हो कि आगे अगले साल 15-20 साल में उनको उस तरह का रिटर्न दोबारा से नहीं मिले। हम हमेशा 12% को क्यों लेके चलते हैं कि मुझे लगता है वो काफ़ी रीजनेबल है। उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आगे जाके आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपना जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है काफ़ी एग्रेसिव रखेंगे
तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे ताकि आप लक्ष्य तक पहुंचे। तो अगर आपको वो रिटर्न नहीं मिला तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपका गोल पूरा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट बनेगा, कहीं ना कहीं वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक गैप क्रिएट करेगा। इसलिए हमेशा लगता है कि 12% रिटर्न मान के चलें, जो हमने बेसिकली एक ऐसा एवरेज लिया है जिसमें आप काफी उम्मीद कर सकते हैं कि उस तरह का रिटर्न आपको मिलेगा। और 12% का रिटर्न ऐसा है कि जैसा आपने दीपाली इन्फ्लेशन की बात की, अगर हमारे देश में मान लीजिए लॉन्गर टर्म में अगर 6 या 7% का भी इन्फ्लेशन हो, तब भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, यानी आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखिए। देखिए फायदा क्या होगा कि अगर आपका रिटर्न 12% से बेहतर है तो ऑब्वियसली आपके पास बड़ा कॉर्पस बनेगा। नॉर्मली ये जो गोल्स हैं इतने लंबे, या तो बच्चों की एजुकेशन होती है या फिर आपकी रिटायरमेंट होती है, तो अगर ज्यादा कॉर्पस मिला तो उसका कोई नुकसान नहीं है आपको। कई बार क्या होता है कि जो आप टारगेट सेट करते हो, कितना भी आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए, कई बार उसको एसेस करना मुश्किल होता है कि कितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप गलती भी करते हैं और हायर साइड पे गलती करते हैं तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुशन प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने रिटर्न को आप थोड़ा रियलिस्टिक रखिए। अनरियलिस्टिक रिटर्न, बहुत एग्रेसिव रिटर्न करने से, जैसे मैंने कहा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए गैप क्रिएट कर सकता है। ऑल राइट, तो बिल्कुल सही एडवाइस यही कि आप जो फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं उसके साथ साथ जो रेट ऑफ रिटर्न आप सोच रहे हैं उसको भी आप रियलिस्टिक रखें तो बेहतर होगा। सर वक्त यहाँ पर अब कम बचा है, जाने से पहले आप अपने टॉप 4 फंड्स बता दें। जी देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी में मैं रिकमेंड करूंगा कोटक मल्टी कैप, HSBC मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप और हेलियोस फ्लेक्सी कैप। ये ऐसे फंड है जो चाहे आप नए निवेशक हों चाहे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हों, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस या रीएलोकेट कर रहे हैं, इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हो। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो। ऑल राइट, तो अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर अभी आप कुछ रीबैलेंसिंग करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो ये टॉप 4 जो फंड्स है हेमंत जी की तरफ से आपको सुझाए गए हैं। हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ योर मनी में जुड़ने के लिए। वक्त यहीं पर ही खत्म हो रहा है और साथ ही हमारे सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अपने निवेश से जुड़े सवाल हमें भेजते रहे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।